हेलो फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर का नाम है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अगेन इससे पहले कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में बुक के साथ जाए, लेट मी गिव यू बेसिक आइडिया कि चैप्टर में हमें क्या सीखना है। चैप्टर में हम लोग ये सीखेंगे कि जो भी कंपनी सामान प्रोड्यूस करती है उसके पीछे कैसे कैसे उसके कॉस्ट लगते हैं, कितने अलग अलग तरह के कॉस्ट होते हैं जो कि उसे इनकर करने पड़ते हैं। जैसे इसके पहले वाले सेशन में या इसके पहले हमने प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा तो हमने समझा कि फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं और उनको कंपनी या कोई भी फर्म कैसे इस्तेमाल करके आउटपुट जनरेट करता है। यहाँ पर सीखेंगे कि वो जो फोर फैक्टर्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके पीछे हमें कितने खर्चे इनकर करने पड़ते हैं, कितना हमारा कॉस्ट उसके पीछे लगता है और कितना अलग अलग टाइप का कॉस्ट होता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रियल कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, ये सब क्या होते हैं। देन फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, फिर शॉर्ट टर्म में एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये सब क्या होते हैं। देन वी विल कम टू रेवेन्यू कि जब कंपनी सामान अपना बेचती है तो उससे जो पैसा मिलता है उसे रेवेन्यू कहते हैं। अब वो रिवेन्यू का कितना अलग अलग टाइप्स है, शॉर्ट रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में क्या होता है, टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, ये सब का क्या कंसेप्ट है। तो बहुत सारा कुछ सीखना है इस चैप्टर में। तो देयर इज लॉट टू लर्न एंड लॉट टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं और बुक से हम लोग एक एक करके समझेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मैं इस कंटेंट्स में नहीं जा रहा हूँ, काफी बड़ा कंटेंट है, एक एक करके पढ़ते जाएंगे तो अपने समझ में आएगा। The amount produced is linked to cost on one hand and revenue on another। यानी जो भी हम आउटपुट बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मान लो ये एक आउटपुट है जिसको मैंने प्रोड्यूस किया, तो जब मैंने इसे प्रोड्यूस किया तो मैंने इसके पीछे बहुत सारा खर्चा इनकर किया, तो दिस कंबाइंडली इज माय कॉस्ट। और उसके बाद जब मैं इसे बाजार में बेचूंगा तो मुझे रिवेन्यू मिलेगा। ठीक है, देन व्हाट आई विल गेट इज रेवेन्यू। अब ये जो कॉस्ट और रेवेन्यू का जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस इज माय प्रॉफिट। प्रॉफिट को ऐसे पाई का सिंबल देते हैं इकोनॉमिक्स में, याद रखिए। तो ये जो कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच में जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज माय प्रॉफिट। ठीक है, तो वही बता रहा है, द अमाउंट प्रोड्यूस्ड इज लिंक्ड टू कॉस्ट ऑन वन हैंड एंड रेवेन्यू ऑन अदर। In order to produce output, any firm needs to employ inputs। यानी आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी फर्म को इनपुट्स एम्प्लॉय करने होते हैं। The employment of input leads to their payment, what is called cost। और जो employment of inputs, जब भी हम कोई इनपुट को एम्प्लॉय करते हैं तो उसके पीछे जो पेमेंट्स होता है, जो मुझे पेमेंट करने होते हैं, जैसे लैंड है वो रेंट लेगा, लेबर है वो वेजेस लेगा, कैपिटल अगर मैंने बैंक से फाइनेंस कराया तो वो इंटरेस्ट लेगा, एंड देन एंटरप्रेन्योर को भी अपना नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो ये जो फोर फैक्टर्स होते हैं, इन सबको मुझे कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा और इन सब का पेमेंट को कंबाइंड करके बोलता हूं कि ये मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कोई भी आउटपुट को बनाने के पीछे मेरा कितना खर्चा हो। तो ये चारों जो फैक्टर्स है, इनको जो खर्च, इनको जो अपन पेमेंट करते हैं, इन सब को ऐड करके बनता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, विच इज कॉल्ड कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में हम लोग बोलते हैं कॉस्ट। द आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज लिंक्ड टू टोटल रेवेन्यू इन द प्रोडक्ट मार्केट। तो जब प्रोडक्ट मार्केट में जाते हैं तो आउटपुट को जब हम बेचते हैं तो वहां से हमें रेवेन्यू मिलता है। इन चैप्टर 6 यानी प्रोडक्शन वाला चैप्टर का बात कर रहे हैं, we have discussed the theory of production which forms the basis of theory of cost। तो जैसा मैंने बताया, theory of cost का चैप्टर का बेस कहां से बनता है? theory of production। क्योंकि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तभी हम इन चारों फैक्टर्स को इंप्लॉय करते हैं और इनको जो पेमेंट करते हैं वो बनता है हमारा इस चैप्टर का बेस। ठीक है, so in this chapter we will discuss various types of cost curves। We will also explain the concept of revenue, that
that is the amount of money that the firm receives by way of selling the goods. यानी अकाउंट्स के भाषा में जिसको हम सेल्स बोलते हैं, इकोनॉमिक्स के भाषा में हम उसको क्या बोलते हैं, रिवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, आजकल तो अकाउंट्स में भी हम सेल्स नहीं बोलते, हम इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोलते हैं, राइट। तो अकाउंट्स में भी हम इसको रेवेन्यू बोलने लगे आजकल, पहले हम इसको अकाउंट्स में सेल्स बोलते हैं। Production decisions of the firm therefore are guided by cost and revenue. यानी कौन सा फर्म कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, वो कौन गाइड करता है उसको, कितना मेरा खर्चा लगेगा और कितना मेरा रिवेन्यू आएगा। In this chapter we will analyze the link between output and payments to input and also the link between the output and revenue. These linkages are depicted in figure 8.1. ये वाला कि input production function leads to output. Output cost function, payments of inputs, that is cost of production. Output product market leads to revenue. तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने जो लॉजिक आप लोग को समझा दिया वो लॉजिक याद रखना। जब भी हमको कोई चीज प्रोड्यूस करना होता है, 4 फैक्टर्स को एम्प्लॉय करते हैं। उन 4 फैक्टर्स को जो हम पेमेंट करते हैं दैट इज माय कॉस्ट, और फिर जो आउटपुट बनता है उसको बाजार में ले जाके जब हम जब उस आउटपुट को हम बेचते हैं तो फिर उससे जो पैसा रियलाइज होता है उसको हम अपना रेवेन्यू बोलते हैं। कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन मींस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। ये ई नहीं है, आर होगा, रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। इट शोज टोटल कॉस्ट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इट। यानी हमें पता चलेगा जब हम 10 पीस बना रहे हैं तो कितना खर्चा लग रहा है, 20 पीस बनाने का कितना खर्चा, 50 पीस बनाने का टोटल कितना खर्चा, तो ये होगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट से हम मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट भी निकाल लेंगे, तो वही बता रहे हैं। Cost functions can be expressed in the following way. Cost is equal to F bracket Q, यानी total cost is a function of output. कि हम कितना आउटपुट जनरेट करेंगे उससे पता चलेगा कि मेरा खर्चा कितना लगने वाला है। A firm would always look for the least cost combination of input. Very important कि ultimately what is my objective, मेरा ultimate goal क्या है, मेरा objective क्या है। ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव है ऑलवेज लुक फॉर द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। यानी मैं इनपुट का ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढूंगा कि मेरा पर यूनिट कॉस्ट सबसे कम आए। ठीक है, यानी पर यूनिट कॉस्ट मेरा कम से कम आना चाहिए फॉर अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। यानी जो गिवन लेवल ऑफ आउटपुट मुझे टारगेट है वो तो मुझे चाहिए। सपोज मुझे 100 पीस का ऑर्डर मिला है तो मुझे 100 पीस तो बनाना है। अब मुझे ये देखना है कि ये 100 पीस बनाने के लिए जो मैं फैक्टर्स को एम्प्लॉय करूंगा वो किस तरह से एम्प्लॉय करूं कि मेरा पर यूनिट कॉस्ट जो आए वो कम से कम आए। मेरा पर यूनिट कॉस्ट शुड बी वेरी लेस। Therefore, for a firm that is a producer, cost function gives the least cost combination of input. यानी cost function जो कि लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट देता है एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट। ठीक है, इज इट क्लियर? So in this chapter we shall analyze how the cost of production of the firm will change with the change in output. यानी इस चैप्टर में हम क्या एनालाइज करने वाले हैं कि किस तरह से आउटपुट को चेंज करने से मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फर्क पड़ेगा। The quantity of output that will be supplied by the firm in the market depends to a large extent upon the cost of production incurred at different possible levels of output. यानी सिंपल सा बात यह है कि अगर मान लो मैं 100 पीस बनाऊं और मेरा 1000 रुपया खर्चा पड़ रहा है तो पर यूनिट खर्चा कितना पड़ा मेरा 10 रुपया खर्चा। अगर मुझे बाजार में 200 पीस सप्लाई करना है सपोज इफ आई वांट, तो 200 पीस बनाने का अगर मान लो ये बोल रहा है 2500 रुपया पड़ेगा, 2500 खर्चा हो जाएगा,
तो मेरा पर यूनिट कितना आ गया? पर यूनिट आ गया मेरा 1250, 12.5 रुपया। तो पहले मेरा पर यूनिट कॉस्टिंग 10 रुपया पड़ रहा था, अभी अगर ज्यादा सप्लाई करने की वजह से पर यूनिट कॉस्टिंग मेरा बढ़ गया, तो एज अ सेलर मेरे को कोई फायदा नहीं। एज लॉन्ग एज कि मार्केट प्राइस जो सेलिंग प्राइस है बाजार में वो 12.5 से ज्यादा ना हो, है ना। अगर बाजार में सेलिंग प्राइस 12.5 से ज्यादा है, 13, 14, 15 रुपया है, तब ठीक है, मैं सोच सकता हूँ ठीक है यार क्या बात है, 12.5 का चीज 15 में बिक रहा है, 2.5 रुपया तो आ रहा है, यहाँ 5 रुपया आ रहा है, यहाँ 2.5 रुपया आ रहा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आई विल मैनेज। बट अगर मान लो बाजार में सेलिंग प्राइस है 12 रुपये, तो 10 में बना के 12 में बेचना चलेगा मेरे को, पर 12.5 में बना के 12 में थोड़ी बेचूंगा मैं। तो आई विल से नहीं, मेरे को 200 पीस बनाना ही नहीं है, मैं 100 पीस बना के खुश हूँ। 100 पीस मेरा 10 रुपया करके बन रहा है, 12 रुपया करके बिक रहा है, आई एम हैप्पी। मेरे को एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना नहीं, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने जाऊंगा अगर 12.5 रुपया मेरा कॉस्टिंग आने वाला है और बाजार में 12 रुपया सेलिंग प्राइस, आई डोंट नीड, बेचना ही नहीं है मेरे को, प्रोडक्शन करना ही नहीं है और ज्यादा। ठीक है, तो यही चीज हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में, बेसिकली इस चैप्टर इज अ लिंक कि प्रोडक्शन और कॉस्ट कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ समझा रहा है that we shall analyze how the cost of production of the firm will change with the change in output. The quantity of product that will be supplied by the firm in the market depends to a large extent upon the cost of production incurred at different possible levels. Therefore, the concept of cost is of great significance in the price theory. तो पूरा जो ओवरऑल प्राइस थ्योरी है जहां पर हम कॉस्ट और रिवेन्यू के बारे में डिस्कस करते हैं, वहां पर कॉस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि रिवेन्यू कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि मार्केट में सेलिंग प्राइस कितना है, और सेलिंग प्राइस क्या है वो मेरे हाथ में नहीं है, उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने कॉस्ट को जितना कम हो सके उतना करने का कोशिश कर सकता हूँ। So in a free market economy, every firm aims to maximize the profit. तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में हर फर्म का टारगेट क्या होता है कि अपने प्रॉफिट को मैं कैसे मैक्सिमाइज करूं। एंड प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड, और प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होता है, व्हेन इट मे बी प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम। तो देखो, रेवेन्यू सपोज मेरा फिक्स्ड है, इतना ही मिलना है, अब मेरे ऊपर है कि मैं अपना कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करूं। मान लो कॉस्ट मेरा यहाँ पर है तो आई एम फेसिंग अ लॉस, फिर कॉस्ट मेरा नीचे गया, देन आई एम मेकिंग अ प्रॉफिट, फिर कॉस्ट ऐसा है। तो कहां पर मैं रहता हूं, जहां पर ये रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जहां पर मैक्सिमम होगा, दैट विल गिव मी मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अल्टीमेटली मेरा एम है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, पर रिवेन्यू क्योंकि मेरे कंट्रोल में बहुत ज्यादा नहीं है, तो रिवेन्यू तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। कॉस्ट का जो कर्व होता है ये कभी ऊपर कभी नीचे, फिर धीरे धीरे डिसइकोनॉमीज आएगा तो फिर कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो कॉस्ट जो है वो इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज की वजह से कमती बेसी होता रहता है। एज अ प्रोड्यूसर मेरा टारगेट होता है उस स्टेज पे, उस पॉइंट पे आके अपना प्रोडक्शन को रोकना जहां पर मेरा कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच में जो गैप है, that gap is maximum and I am earning maximum profit. Thus, it may be noted here that the concept of product, cost and revenue, देखो किस किस का, प्रोडक्शन जो हमने पहले पढ़ा, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ये तीनों चैप्टर अगर स्टूडेंट के हिसाब से बात करूं तो ये तीनों चैप्टर इंटरलिंक्ड है इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय अ फर्म। यानी जब कोई फर्म कोई डिसीजन लेता है तो ये तीनों चीज को ध्यान में रख के डिसीजन लिया जाता है। उस सोल एम, जिसका अल्टीमेट फाइनल एम सिर्फ एक ही है, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। वी हैव ऑलरेडी इलस्ट्रेटेड द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। दिस चैप्टर इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। तो प्रोडक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर में हमारा फोकस सिर्फ कॉस्ट पे और रेवेन्यू पे रहेगा। क्लियर? Meaning of cost of production. By cost of production we mean the cost of purchasing inputs. यानी cost of production का क्या मतलब है कि inputs को purchase करने का कितना खर्चा लगेगा। To produce any given output, combined services of various factors of production would be necessary. तो कोई भी output को produce करने के लिए
हमें कंबाइंड सर्विसेज का जरूरत पड़ेगा ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. When an entrepreneur undertakes an act of production, he has to pay price for the factors. He pay wages to laborers employed, prices for raw materials, fuel and power cost used, rent for the building he hires for the production, and interest on the money borrowed. ठीक है, तो देखो लैंड को रेंट देना पड़ता है, लेबर को वेजेस देना पड़ता है, कैपिटल को इंटरेस्ट देना पड़ता है, एंटरप्रेन्योर को एक बेसिक प्रॉफिट देना पड़ता है, फिर रॉ मटेरियल खर्चे होते हैं, पावर एंड फ्यूल कॉस्ट होता है. तो ये सारे खर्चे बियर करने पड़ते हैं कोई भी एक प्रोडक्ट को बनाने के पीछे. दीज आर कॉस्ट टू द प्रोड्यूसर एंड आर कॉल्ड मनी कॉस्ट. और ये जो कॉस्ट होते हैं ये प्रोड्यूसर को अपने पॉकेट से देना पड़ता है और इसको हम फाइनली बोलते हैं दे आर मनी कॉस्ट. These are called money cost as they are paid in terms of money. इनको मनी कॉस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्चुअली आउट ऑफ पॉकेट मेरे को पेमेंट करना पड़ता है. These costs are also known as explicit cost और actual cost. जिसको हम explicit cost या actual cost भी बोलते हैं. Actual cost नहीं, एक्चुअली मेरे पॉकेट से ये रुपया बाहर जा रहा है. ठीक है. एंड अकाउंटेंट An accountant takes into account only payments and charges made by the entrepreneur to the supplier of various productive factors. So these are also called accounting costs. अब यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा कि अकाउंट्स का कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या डिफरेंस है. तो आउट ऑफ पॉकेट जो मैं इन लोगों को पेमेंट करता हूँ These are called actual या explicit cost और इसी को हम अकाउंटिंग कॉस्ट बोलते हैं क्योंकि जो अकाउंटेंट होता है ना वो इन्हीं खर्चा को अपने अकाउंट्स में लिखता है क्योंकि ये खर्चा एक्चुअली पॉकेट से पे किया जा रहा है और इसके अगेंस्ट में मेरे पास कोई वाउचर बाहर है. अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं तो जो सैलरी लिया है वो साइन करता है कि मुझे सैलरी मिला. अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो मुझे रेंट का रसीद मिलता है. अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो मेरे बैंक स्टेटमेंट में नजर आता है. तो ये सारा चीज का क्योंकि एविडेंस अवेलेबल है दीज आर अकाउंटिंग कॉस्ट. अकाउंटेंट इन्हीं खर्चा को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाता है. बट इन इकोनॉमिक्स पर इकोनॉमिक्स में देयर इज अ बिट ऑफ डिफरेंस और ये हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज अ डिफरेंट मीनिंग. इकोनॉमिक्स में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक ऑल टुगेदर डिफरेंट मीनिंग है. इकोनॉमिक कॉस्ट बिसाइड्स इंक्लूडिंग एक्सप्लिसिट कॉस्ट also includes implicit cost. अब ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है या बहुत लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है. ठीक है, तो ये एकदम ध्यान से समझना कि जब हम अकाउंट्स का बात करते हैं ना तो हम सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कंसीडर करते हैं पर जब हम इकोनॉमिक कॉस्ट का बात करते हैं तो हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड ऑल्सो इंक्लूड्स इम्प्लिसिट कॉस्ट. ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं. देखो जब हम अकाउंटिंग कॉस्ट का बात करते हैं, ठीक है, ये मैं लिख के समझा रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अकाउंटिंग कॉस्ट में बेसिकली क्या होता है, मान लो लैंड को अपने रेंट दिए, लेबर को अपने वेजेस देते हैं, कैपिटल को अपने इंटरेस्ट देते हैं. ठीक है, तो ये तीन. उसके अलावा मान लो हम रॉ मटेरियल का पेमेंट करते हैं, फ्यूल एंड पावर का पेमेंट करते हैं एंड एक्सेट्रा पेमेंट्स. तो ये सारा पेमेंट्स जो हम करते हैं ये जो टोटल होके मान लो ए आया, ये मेरा हो गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट. ठीक है, ये मेरा आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट. मैंने पॉकेट से एक्चुअली इतना पेमेंट किया इसलिए इसको अकाउंटिंग कॉस्ट बोलते हैं. पर जब हम इकोनॉमिक कॉस्ट में आते हैं, व्हेन आई कम टू इकोनॉमिक कॉस्ट, तो ये बोल रहा है इकोनॉमिक कॉस्ट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट. अब हम लोग को ये समझना है व्हाट इज दिस इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑल अबाउट. एक्सप्लिसिट तो समझ में आ गया, जो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट किए ये ए हो गया. अब आता है व्हाट इज दिस इम्प्लिसिट कॉस्ट और इन दोनों को ऐड करके बनता है मेरा इकोनॉमिक कॉस्ट. तो इसको बड़े ध्यान से समझना है.
So economic cost, besides including explicit cost, also includes implicit cost. Now, what is implicit cost? Implicit cost are the cost of self-owned and self-supplied resources. Very important. तो implicit cost क्या है? Implicit cost is the cost of self-supplied or self-owned resources. Self-owned and self-supplied resources. These costs arise when a producer uses his own factors of production. यानी जब जो प्रोड्यूसर है वो खुद का अपना पर्सनल सामान को, पर्सनल जगह को बिजनेस के लिए यूज करता है और उसके बदले में उसे कुछ आउट ऑफ पॉकेट पे नहीं करना पड़ता. These are implicit costs. For example, rent of the building owned by the producer, interest on capital invested by him. No actual payments are made for the self-supplied inputs, but the imputed cost of these resources, पर ये resources के पीछे जो खर्चा होना चाहिए था या जो खर्चा हो सकता था, ठीक है, is included in the total cost of production. So imputed cost of self-supplied input is called as opportunity cost of these inputs. तो जो सेल्फ सप्लाइड इनपुट्स है उसके पीछे जो इम्प्यूटेड कॉस्ट है उसको अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दीज इनपुट्स भी बोलते हैं. सो इम्प्लिसिट कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. व्हाई? क्वेश्चन आएगा व्हाई, क्यों इंक्लूड करना चाहिए? तो आंसर है बिकॉज such inputs were not used in the production. कि if such inputs, अगर ये inputs को हम cost of production में use नहीं करते, then producer would have hired or purchased from outside. तो producer को कहीं बाहर से hire करना पड़ता या purchase करना पड़ता. So it must be noted that normal profit is also included in the cost of production. Normal profit क्या हो गया? Normal profit is considered to be the opportunity cost of the entrepreneurship. If producer does not earn even the normal profit, he would shift to some another occupation. वो कोई job कर लेगा उससे अच्छा, जहाँ पर एक fixed salary मिलेगा उसे. Normal profit thus is the reward for entrepreneurship. It is the part of implicit cost. ठीक है? The sum total of explicit and implicit cost is called economic cost. तो एकदम क्लियर हो गया? मैं कॉपी में एक बार लिख के समझा देता हूं. तो इकोनॉमिक कॉस्ट में एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो था, इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या क्या आ गया? पहला चीज हो गया सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज. मेरा जो खुद का घर से लाया हुआ सामान है उसका सेल्फ ओन रिसोर्सेज का इम्प्यूटेड कॉस्ट. फर्स्ट थिंग, ठीक है, जो मेरा सेल्फ ओन रिसोर्सेज है, जैसे मैं अपना घर में अगर बिजनेस ऑफिस बना के रखा हूं तो उसका मुझे रेंट नहीं देना पड़ रहा है. पर अगर मेरे पास घर नहीं होता और मैं ऑफिस कहीं हायर पे भाड़ा पे लेता तो उसका भाड़ा रेंट देना पड़ता मुझे. तो वो मेरा इम्प्यूटेड कॉस्ट हो गया. ठीक है, मेरा अपना कुछ, मेरे पास 10 लाख का सेविंग्स है सपोज, वो 10 लाख रुपए मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया. अगर नहीं होता तो वो मुझे बैंक से लोन लेना पड़ता, उसके पीछे मान लो 8-10 हजार रुपया महीना का मेरा इंटरेस्ट जाता. तो वो जो इम्प्यूटेड कॉस्ट है उसका भी एक इम्प्लिसिट कॉस्ट हो. तो सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज का जो इम्प्यूटेड कॉस्ट है दैट इज इंक्लूडेड इन द इम्प्लिसिट कॉस्ट. और एक चीज क्या इंक्लूडेड है इसमें? और इंक्लूडेड है normal profit. Very important, normal profit for entrepreneur. देखो यहाँ पर हमने लैंड, लेबर, कैपिटल का डिस्कशन किया. एंटरप्रेन्योर का डिस्कशन यहाँ नहीं हुआ है ना, कि एंटरप्रेन्योर जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ मुझे भी कुछ नॉर्मल प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो डिस्कशन यहाँ पर नहीं हुआ. अकाउंटिंग कॉस्ट में उसको नहीं कंसिडर करते.
पर जब हम इकोनॉमिक कॉस्ट में आते हैं तो इकोनॉमिक बोलता है भैया एंटरप्रेन्योर इज योर फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो भी मेहनत कर रहा है, तो वो अगर उसको कुछ भी यहाँ से नहीं मिलेगा बिजनेस से, तो इससे अच्छा वो कहीं और दूसरा ऑक्यूपेशन कर ले, दूसरा जॉब कर ले जहां पर कुछ मिल जाएगा, तो उसको भी एक बेसिक प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए। तो सेल्फ ओन रिसोर्सेज का इम्प्यूटेड कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द एंटरप्रेन्योर, ये जुड़ता है। उसके साथ साथ जो मेरा अकाउंटिंग कॉस्ट ए था वो जुड़ेगा, इन सब को मिला के बनता है मेरा इकोनॉमिक कॉस्ट। दिस इज हाउ वी डिसाइड कि टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। ठीक है, यानी मान लो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों को प्लस करेंगे तब जाके बनेगा मेरा इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जबकि अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या लेता है, सिर्फ ए को लेता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। बहुत लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, आई होप ये एकदम क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। अब ये जो इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज है ना, इसको दूसरा नाम हम लोग सिंपल भाषा में इन दोनों को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ अलग है, इन्हीं लोगों को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक टेबल के माध्यम से समझाया हुआ है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, दीज आर द कॉस्ट ऑफ हायर्ड और परचेज्ड इनपुट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। Implicit cost क्या है, these are the cost of self supplied inputs used in the production. Payments, these are the cost to the producer whose payment is made to outsider, यानी इसका पेमेंट एक्चुअली मेरे को आउट ऑफ पॉकेट किसी बाहर वालों को करना पड़ता है। और ये क्या होता है, these are the cost, these cost involve no direct money payments, इसमें डायरेक्टली कोई मनी पेमेंट नहीं होता है। These includes opportunity cost of self supplied inputs। तो ये क्या है, ये इम्प्यूटेड कॉस्ट बोल लो या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल लो ऑफ सेल्फ सप्लाइड इनपुट्स। ऑल्टरनेटिंग में दीज आर कॉल्ड मनी कॉस्ट, इसको मनी कॉस्ट भी बोलते हैं, एज द पेमेंट आर मेड इन टर्म्स ऑफ मनी। दीज आर ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग कॉस्ट, एज अकाउंटेंट रिकॉर्ड्स ऑल दिस कॉस्ट। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका दूसरा नाम है अपॉर्चुनिटी। वैसे हम बोलते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट, पर इसका दूसरा नाम भी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल, पेमेंट्स ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ रेंट, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ये सारे मेरे एक्सप्लिसिट कॉस्ट होते हैं। जबकि रेंट ऑन एंटरप्रेन्योर्स ओन लैंड एंड बिल्डिंग, इंटरेस्ट ऑन एंटरप्रेन्योर्स ओन कैपिटल, नॉर्मल प्रॉफिट, ये सारा चीज जो है ये बन जाता है मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट। सो आई होप यहाँ तक एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे। हम लोगों ने समझा कॉस्ट क्या होता है, फिर इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी ऑफ दिस चैप्टर क्या है, फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का समझा हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, और अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। इस सेशन के बाद जब हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो हम लोग कवर करेंगे कुछ और कंसेप्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड देन वी विल मूव इनटू द मेन पार्ट ऑफ द। ठीक है, तो ये चैप्टर को अभी यहीं पर खत्म करते हैं, सॉरी इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं, इस चैप्टर को नहीं। नेक्स्ट सेशन में जब आएंगे तो विल कंटिन्यू फर्दर। टिल देन बाय बाय।